ध्येय आईएएस के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस देश ने महिला अधिकारों से संबंधित इस्तांबुल कन्वेंशन का अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन कर दिया है? ऑप्शंस हैं ए टर्की, बी मोल्दोवा, सी भारत या फिर डी चीन। इसका उत्तर है मोल्दोवा। हाल ही में मोल्दोवा ने इस्तांबुल कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। इस देश ने 5 साल पहले इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे और अब जाकर इसका अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन कर दिया है। इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से जाने जाने वाली ये संधि वर्ष 2011 में लागू हुई थी। इसका मकसद टर्की समेत अन्य देशों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकना और समाज को लैंगिक बराबरी यानी जेंडर इक्वेलिटी के लिए प्रोत्साहित करना है। और इस संधि पर 38 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तब टर्की 1 जुलाई 2021 को इस संधि से औपचारिक रूप से बाहर हो गया था। और वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से टर्की के पीछे हटने के बाद वहां पर एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा में तेजी आ सकती है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी मणिपुर, सी असम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है बी यानी मणिपुर। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल घाट का निर्माण कर रहा है, जो 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना मणिपुर की राजधानी को देश के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ेगी। 141 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा पुल यूरोप में मॉन्टेनिग्रो के माला रिजेका वायडक्ट, जो कि 139 मीटर का है, उसके मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। परियोजना के पूरा होने के साथ 111 किलोमीटर की दूरी 2 से ढाई घंटे में तय की जाएगी। वर्तमान में जिरीबाम इम्फाल, जो कि NH 37 पर पड़ता है, उसके बीच की दूरी 220 किलोमीटर है, जिसमें यात्रा करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस रेलवे ब्रिज के निर्माण के बाद नोनी घाटी को पार करने वाला पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन जाएगा। और इस परियोजना के मुख्य अभियंता द्वारा कहा गया है कि पुल पर काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारतीय अनुसंधानकर्ताओं द्वारा हाल ही में विकसित क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए सौर मंडल से बाहर के ग्रहों को सटीक रूप से समझने के लिए, बी ध्वनि प्रदूषण को दूर करने के लिए, सी मनोवैज्ञानिक बीमारियों को दूर करने के लिए या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए। भारतीय खगोलविदों ने हाल ही में एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित की है जो पृथ्वी के वायुमंडल से हो रहे संदूषण और उपकरणीय प्रभावों तथा अन्य कारकों के कारण होने वाली गड़बड़ी को कम करके हमारे सौर मंडल से बाहर के जो ग्रह हैं यानी एक्सोप्लैनेट्स हैं, उनसे मिलने वाले डेटा की सटीकता यानी प्रिसीजन को बढ़ा सकता है। इस प्रणाली को क्रिटिकल नॉइज ट्रीटमेंट एल्गोरिथम कहा जाता है और यह बेहतर सटीकता के साथ एक्सोप्लैनेट्स के पर्यावरण का अध्ययन करने में मदद कर सकती है। अत्यधिक सटीकता के साथ हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के भौतिकी गुणों की समझ उन ग्रहों का पता लगाने में भी मदद कर सकती है जो पृथ्वी के समान हो सकते हैं और इसलिए भविष्य में रहने योग्य भी हो सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ ही भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर में खगोलविदों का एक समूह भारत में उपलब्ध भू सतह पर आधारित ऑप्टिकल दूरबीनों और अंतरिक्ष दूरबीन ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या TESS द्वारा प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग कर रहा है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। 6BIO जो हाल में सुर्खियों में है, निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस हैं ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इलाज की प्रणाली, बी कैंसर निरोधक दवा, सी पृथ्वी जैसा रहने योग्य ग्रह या फिर डी ओमनिकॉर्न वेरिएंट की दवा। इसका उत्तर है ए। भारतीय शोधकर्ताओं के एक समूह ने 6BIO नामक एक यौगिक विकसित किया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD के इलाज के लिए एक बेहतर विधि प्रदान कर सकता है। उन्होंने पूर्व नैदानिक यानी प्री डायग्नोस्टिक चूहों के मॉडल में यौगिक की शक्ति का निर्धारण किया है और यह पहला यौगिक है जो पूर्व नैदानिक मूल्यांकन में प्रमाणित हुआ है कि ASD
यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बौद्धिक अक्षमता के रोगियों में सीखने और नए कार्यों को याद करने जैसी दैनिक गतिविधियों में सुधार करने की क्षमता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमारे समाज पर भारी बोझ डालने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक है। फिर भी ASD और ID के इलाज के लिए इसके पास उपयुक्त औषधि या आनुवंशिक विधि नहीं है। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान का उद्देश्य ASD के इलाज के लिए मिर्गी के दौरे या नींद की समस्या जैसे लक्षणों को कम करना है, लेकिन ASD ID की कई समस्याओं का इलाज नहीं करना है। अब बात करते हैं 5वें सवाल की और आज के अंतिम सवाल की। ओखा बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह काठियावाड़ प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित बंदरगाह है। दूसरा, अरब सागर और कच्छ की खाड़ी के बीच स्थित यह बंदरगाह क्षेत्र अपने ऑटोमोबाइल असेंबली प्लांट और बड़े केमिकल प्लांट के लिए जाना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A केवल एक, B केवल दो, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है C। गुजरात के कच्छ में ओखा तट के पास हाल ही में भारतीय कार्गो शिप की फिलीपींस के कार्गो शिप के बीच टक्कर हो गई और इसके बाद ओखा तट और बंदरगाह क्षेत्र सुर्खियों में आ गया। इस घटना के बाद चालक दल के सदस्यों ने इंडियन कोस्ट गार्ड से मदद मांगी और सूचना मिलते ही भारतीय नौसैनिकों की टीम मौके पर पहुंची और दोनों जहाज़ों के 43 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया। मवी माई अटलांटिक ग्रेस में भारतीय चालक दल के 21 सदस्य थे, जबकि फिलीपींस माई एविएटर में चालक दल के 22 सदस्य मौजूद थे। टक्कर से फिलीपींस के जहाज के अगले हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि यह अब तक साफ नहीं हो सका है कि हादसा किस वजह से हुआ है। कोस्ट गार्ड से मिली जानकारी के अनुसार एक जहाज से तेल रिसाव हो रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेवी की टेक्निकल टीम मौके पर मौजूद है और इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल वेसल भी मौके पर भेज दिया गया है। इसके अलावा भावनगर अलंग शिपयार्ड से भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर गई है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।